दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में बता दें कि जेडीयू की वर्चुअल रैली को तेजस्वी यादव ने बताया फ्लॉप। कहा बोलते वक्त सीएम नीतीश के चेहरे पर दिख रही थी परेशानी। जी हम बात करें कि जेडीयू की वर्चुअल रैली खत्म होने के बाद सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने उनकी ओर से पूछे गए 10 सवालों का जवाब नहीं देने को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आज जेडीयू की वर्चुअल रैली बुलाई गई थी, उसमें मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 10 सवाल पूछे थे। आशा थी कि जवाब देंगे। पूरा बिहार उन प्रश्नों का जवाब जानना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जब बोल रहे थे तब उनके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। उनकी वर्चुअल रैली सुपर डुपर फ्लॉप रही। जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया। मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय उन्होंने मुझ पर और लालू जी पर हमला करते हुए बासी बातें और बासी पन्नों को खंगालने का काम किया। मुख्यमंत्री को हम चुनौती देते हैं कि कहीं भी कभी भी डिबेट कर ले। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने कहा था कि 6 महीने बाद भी यह मशीन आएगी, लेकिन अब तक तो आरटीपीसीआर की भी व्यवस्था नहीं हुई। बाढ़ में हम गए, बाढ़ पीड़ितों की व्यवस्था हमने कराई, ग्राउंड पर हम जनता के साथ थे। वो तो बिहार विधानसभा में कहते थे कि मास्क मत पहनो। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते वक्त फंबल कर रहे थे। और वहीं अगली खबर बता दें कि बिहार की 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एलजेपी। चिराग पासवान की मौजूदगी में पार्टी ने लिया फैसला। जी हम बात करें कि चिराग पासवान की अध्यक्षता में सोमवार को लोजपा की बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में आगे सभी प्रकार के निर्णय के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया गया। गठबंधन पर कोई भी फैसला लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। हालांकि संसदीय बोर्ड ने बिहार की 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया और ये फैसला चिराग पासवान की मौजूदगी में हुआ। मतलब साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए 100 सीट छोड़कर शेष सभी सीटों पर लोजपा अपना उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहली बड़ी खबर बता दें कि लद्दाख में सीमा विवाद के बीच चीन ने एलएसी पर सैनिकों और टैंक की तैनाती बढ़ाई। जी हम बात करें कि सीमा विवाद में चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तनातनी के बीच चीन ने फिर एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लद्दाख के जिस इलाके को लेकर विवाद चल रहा है वहां चीन ने सैनिकों के साथ साथ टैंक की भी संख्या बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पैंगोंग लेक के दक्षिण सीमा को लेकर दोनों देश के बीच विवाद है और हाल ही में 29 और 30 अगस्त को यहां दोनों देशों सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच कई महीनों से विवाद की स्थिति बनी हुई है। कई बार दोनों देशों की सेनाओं का आमना सामना हो चुका है। चीन ने भारतीय सीमा में कई बार घुसपैठ करने की कोशिश कर चुका है, मगर उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। 29 अगस्त और 30 अगस्त की रात भारत ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग सो क्षेत्र में यथास्थिति बदलने के लिए चीनी सेना द्वारा की जा रही घुसपैठ को नाकाम कर दिया था। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में पिछली आम सहमति का उल्लंघन किया था और उसने यथास्थिति को बदलने के लिए सैन्य घुसपैठ भी की थी। और वहीं चीन ने पैंगोंग सो के उत्तर में अपनी वर्तमान सैन्य स्थिति से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। और वहीं अगली खबर बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति को ईडी ने किया गिरफ्तार। जानिए क्या है मामला। जी हम बात करें कि बैंक और वीडियोकॉन समूह के बीच एक सौदे में कथित रूप से धन उगाही के आरोप में कारोबारी दीपक कोचर और आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। रात में गिरफ्तार होने से पहले कल दोपहर के बाद से उनसे पूछताछ की गई थी। जांच एजेंसी ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा शरण में 1875 रुपए करोड़ की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरणों की जांच करने के लिए वीडियोकॉन समूह की कोचर, उनके पति और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ पिछले साल की शुरुआत में पीएमएलए के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दीपक कोचर को जांच एजेंसी ने मुंबई में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया।
और वहीं बता दें कि अपनी ही पार्टी की आईटी सेल पर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी, अमित मालवीय को पार्टी से निकालने की मांग की। जी हम बात करें, बीजेपी ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी की आईटी सेल और उसके प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इसके प्रमुख अमित मालवीय पर हमला बोलते हुए उन पर फर्जी ट्वीट के जरिए अपने खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी आईटी सेल धूर्तता पर उतर आया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आईटी सेल के बदमाशों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की है। अपने तीखे तेवरों को लेकर चर्चा में रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बीजेपी आईटी सेल बेकार हो रही है। इसके कुछ सदस्य मुझ पर निजी हमले करने के लिए फर्जी आईडी ट्वीट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर मेरे नाराज समर्थक काउंटर में निजी हमले शुरू कर दे तो मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जैसे कि भाजपा को बेकार पार्टी आईटी सेल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और वही अगली खबर बता दें कि शिवसेना ने फिर साधा कंगना रनौत पर निशाना, कहा मेंटल वुमेन को महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं। जी हम बात करें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत मामले से लेकर मुंबई पुलिस पर सवाल उठाने तक बेबाकी से अपनी बात रख रही हैं। बीते दिनों से शिवसेना और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब शिवसेना ने कंगना के पीओके वाले बयान की फिर से आलोचना की है और कंगना के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। सोमवार को शिवसेना ने कंगना को मेंटल वुमेन कहा है, साथ ही कहा कि उन्हें महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामने में कहा कि राज्य में आगामी मानसून सत्र में विपक्ष को आउटसाइडर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यहाँ कंगना के क्यों मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी महसूस हो रही वाले के बयान को लेकर इशारा था। आपको बता दें कि शिवसेना ने यह भी कहा कि कंगना का बयान मराठी लोगों और उन शहीद सैनिकों का अपमान है जिन्होंने मुंबई के लिए अपना बलिदान किया। शिवसेना ने कहा यह बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा कि एक आउटसाइडर जिसने मुंबई में आकर सब कुछ हासिल किया वो मुंबई का अपमान करे और यहां के बारे में गलत बोले। राज्य विधानसभा में इसकी निंदा की जानी चाहिए। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि तेलंगाना की राजधानी कहां है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बता दें कि जिसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र का अपमान करने वाली कंगना रनौत को वाई स्तर की सुरक्षा देना शर्मनाक। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अपने बेबाक बयानों को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। और वही सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को वाई लेवल की सिक्योरिटीज प्रदान की है और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से दी है। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर अब सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सवाल खड़े किए हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह आश्चर्यजनक और दुखद है कि जो लोग मुंबई और महाराष्ट्र का अपमान करते हैं उन्हें केंद्र द्वारा वाई स्तर की सुरक्षा दी जा रही है। महाराष्ट्र न केवल शिवसेना कांग्रेस का है बल्कि भाजपा और जनता का भी है। यदि कोई अपमान करता है तो सभी पार्टी के लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? जो कंगना रनौत को वाई स्तर की सुरक्षा दी गई है, इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वह अगली खबर बताते कि कंगना के समर्थन में उतरी करनी सेना। मुंबई एयरपोर्ट से घर तक सुरक्षा के लिए साथ रहेंगे वॉलंटियर्स। जी हां, बात करें कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में लगातार मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रही कंगना रनौत को केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। कंगना और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच छिड़े विवाद में अब करनी सेना की भी एंट्री हो गई है। 9 सितंबर को अब जब कंगना रनौत मुंबई के एयरपोर्ट पहुंचेंगी तो करनी सेना के लोग उन्हें घर तक सुरक्षा देंगे। बता दें कि शिवसेना नेता एवं प्रवक्ता संजय राउत ने कंगना को मुंबई छोड़ देने के लिए कहा था। कंगना ने कहा है कि वह 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं। करनी सेना के जीवन सोलंकी ने कहा, कंगना रनौत का समर्थन करने के लिए करनी सेना 9 सितंबर को मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद रहेगी। करनी सेना के सदस्य अभिनेत्री को सुरक्षा देते हुए उन्हें एयरपोर्ट से उनके घर तक पहुंचाएंगे। करनी सेना मुंबई में कंगना की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रही है। सोमवार को जम्मू में करनी सेना ने शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। करनी सेना ने जम्मू में महाराष्ट्र सरकार और संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन किया और कड़े एक्शन की मांग की।
और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि संजय राउत पर भड़की भाजपा, कहा अहमदाबाद को छोटा पाकिस्तान कहने पर गुजरातियों से माफी मांगे। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के अहमदाबाद के लिए मिनी पाकिस्तान शब्द के इस्तेमाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है। भाजपा ने कहा कि शिवसेना नेता का अहमदाबाद को पाकिस्तान कहकर पूरे गुजरात का अपमान कर रहे हैं। भाजपा ने कहा कि संजय राउत को अपने इस बयान के लिए बिना शर्त गुजरात और अहमदाबाद के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जब बात करें गुजरात भाजपा के प्रवक्ता भरत पंडचा ने रविवार को कहा कि शिवसेना नेता गुजरात और गुजरातियों को नापसंद करते हैं और जलते हैं। उनको गुजरात को लेकर इस तरह की घृणा और द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने अहमदाबाद को छोटा पाकिस्तान कहकर गुजरात का अपमान किया है। उन्हें प्रदेश के लोगों से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। और वह अगली खबर बता दें कि 30,000 कर्मचारियों को बाहर करने की तैयारी में एसबीआई। जानिए वीआरएस प्लान के लिए कौन है एलिजिबल, क्या है फायदे। जी हम बात करेंगे एसबीआई वीआरएस स्कीम 2020। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने 30,000 कर्मचारियों को बाहर करने की तैयारी कर रही है। बैंक अपने कर्मचारियों को झटका देते हुए वीआरएस प्लान की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक एसबीआई ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस की योजना तैयार की है, जिसके दायरे में 30,190 कर्मचारी आ सकते हैं। बैंक अपने बोझ को कम करने के लिए प्लान लेकर आ रहा है। और आपको बता दें कि एसबीआई बैंक में कुल कर्मचारियों की संख्या 2.49 लाख की थी। और वह अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि दिलीप ताहिल बोले कि कंगना रनौत दूसरों को जज करने से पहले खुद का ड्रग टेस्ट करवाएं। जी हां, बात करेंगे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने जांच के लिए धरपकड़ शुरू कर दी है। सुशांत केस की मुख्य आरोपी और दिवंगत एक्टर की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स लेन देन के खुलासे के बाद इस केस में नया एंगल जुड़ गया है। और वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बड़ा बयान दिया है कि बॉलीवुड के 99% लोग ड्रग्स के लती हैं। कंगना ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में कोकीन सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नशा है। और इतना ही नहीं, कंगना ने बॉलीवुड के कई फेमस एक्टर का नाम लेकर कहा था कि उन्हें ड्रग टेस्ट के लिए अपना खून का सैंपल देना चाहिए। कंगना ने बाकायदा एक्टर रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, आयान मुखर्जी और विक्की कौशल एक्ट्रेस का नाम लेते हुए कहा था कि उनको ड्रग टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देना चाहिए। कंगना की इस बात पर एक्टर दिलीप ताहिल ने नाराजगी जताते हुए एक्ट्रेस को एक नसीहत दी है। आपको बता दें, कुछ न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप ताहिल ने कहा कि कंगना को बॉलीवुड में अपने साथ काम करने वाले लोगों पर पर्सनल जजमेंट करने से पहले उन्हें खुद का ड्रग टेस्ट करवाना चाहिए। दिलीप ने कहा कि दुनिया में जो हो रहा होता है उसका छोटा हिस्सा बॉलीवुड में दिखाई देता है। बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस ये समझना चाहता हूं कि इसके पीछे कंगना का मकसद क्या है। दिलीप ने कहा कि यह एक अस्वस्थता है जिसने हमारी जिंदगी को उलझा कर रख दिया है। कंगना रनौत की करियर पर दिलीप ताहिल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कंगना एक सेल्फ मेड टॉप एक्ट्रेस हैं। एक महिला को फिल्म इंडस्ट्री में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन सब के बावजूद वे एक सक्सेस एक्ट्रेस हैं। लेकिन अब उनके बयान भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने लगे हैं। एक या दो बार उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन अब उनके ये बयान स्क्रिप्टेड लग रहे हैं। और वह अगली खबर बता दें जिसमें कांग्रेस ने कहा कि बिहार चुनाव के मद्देनजर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राजनीतिकरण कर रही भाजपा। जी हम बात करें कि कांग्रेस ने सोमवार को सत्तारूढ़ भाजपा पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इसे भारतीय राजनीति में एक नया स्तर बताया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी की निंदा की और कहा कि बिहार में लोगों की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए राजपूत की मौत का राजनीतिकरण किया जा रहा है। सुरजेवाला ने वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत में यह नया स्तर है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार बाढ़ से तबाह हो गया है और सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने से भाग रही है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मांग की कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को अभिनेता की मौत की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि सीबीआई और उनके आकाओं महान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रहस्य का पता लगाने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। पहले से ही मीडिया ट्रायल पूरे जोरों पर जारी है जो न्यायिक परीक्षण को भी बना सकता है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 42 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 90,802 नए मामले, 1,016 लोगों की गई है जाने। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर अब देश भर में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ब्राजील को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश हो गया है। यहाँ 42 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 42,02,000 के पार पहुंच चुकी है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 42,02,562 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 32,47,297 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 71,687 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अभी तक के 8,82,955 एक्टिव केस हैं। और वहीं अगली खबर में आपको बताते हैं कि भारत की जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट के बीच चीन का निर्यात अगस्त में और बढ़ा। राजन बोले अब एक्शन की जरूरत। जी हां, बात करें कि कोरोना संकट के चलते एक तरफ भारत समेत दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर में हैं, तो इस वायरस का केंद्र रहे चीन की विकास दर लगातार बढ़ रही है। जुलाई के बाद अब अगस्त में भी चीन के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और यही नहीं, एक तरफ उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है तो दूसरी तरफ इंपोर्ट में कमी आई है। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से उभरने लगी है। सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में चीन का निर्यात पिछले साल के समान महीनों की तुलना में 9.5% बढ़कर 235.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। जुलाई में चीन का निर्यात 7.2% बढ़ा है। और वहीं अगली खबर बता दें कि संजय सिंह को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी बोली विरोध के स्वर कुचलवा रही है बीजेपी। जी हम बात करें कि दिल्ली के राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय सिंह 3 बार विधायक रहे निवेंद्र मिश्रा के घर उनके परिजनों से मिलने के लिए गए थे। लौटते समय उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मीडिया के सामने जानकारी दी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कल दिन दहाड़े 3 बार विधायक रहे निवेंद्र मिश्रा की पीट कर पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों से मिलकर सांसद संजय सिंह लौट रहे थे, तब यूपी पुलिस ने उन्हें रोका और बिना किसी कारण अटरिया सीतापुर के गेस्ट हाउस में डिटेन किया। आपको बता दें कि ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संजय सिंह जी यूपी में हो रहे सभी समाजों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनकी आवाज को दबाने के लिए उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मैं योगी सरकार से कहना चाहूंगा कि आपकी गीदड़ भपकियों से हम डरने वाले नहीं। आम आदमी पार्टी जनता की आवाज उठाती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।